हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, है ना? तो डियर एस्पायरेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल क्लास थर्ड जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड आपके स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, है ना? तो डियर एस्पायरेंट्स, इस आपकी स्पेशल क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और आप खुद से आंसर करने की कोशिश करना, है ना? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए आप करेक्ट आंसर करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। प्लांटेशन के टाइम पर हम ह्यूमन के एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट, जायगोट या फिर फीटस। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बनता है? दैट इज़ जायगोट। जो जायगोट है ये हमारा टूयन होता है। इसके बाद फर्दर इसमें क्लीवेज होता है। आप याद रखना, जो क्लीवेज है ये मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, क्लीवेज माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात, जो क्लीवेज होता है जायगोट का, तो क्लीवेज के दौरान जायगोट में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, लेकिन सेल का साइज नहीं बढ़ता है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि ये कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करता है लेकिन ये साइटोकाइनेसिस नहीं करता है। जायगोट बनने के बाद क्या बनेगा? बॉल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनती है, दैट इज़ 8 to 16 सेल की, 8 to 16 सेल की। उसके बाद फिर से इसमें क्लीवेज होता है और गैस्ट्रुला बनता है। ठीक है, ये आपका मारुला है। मारुला के बाद फिर गैस्ट्रुला बनता है। जो गैस्ट्रुला होता है ये आपका होलो होता है। याद रखेंगे, मारुला जो है ये सॉलिड होता है, 8 to 16 सेल का होता है और ये सॉलिड होता है। लेकिन जो आपका ब्लास्टुला है ये हॉलो होता है और यहाँ पर एक कैविटी सी प्रेजेंट होती है। क्लियर? जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवन्थ डेज के बाद यही ब्लास्टुला का जाके यूट्राइन वॉल में, है ना, यूट्राइन में हमारी 3 वॉल्स हैं, दैट इज़ सभी को पता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम की डेसिडुआस लेयर से जाकर ये अटैच हो जाता है। इसके लिए कई तरीके के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके इम्प्लांटेशन के लिए। जैसे बात करें प्रोजेस्टेरॉन की। क्लियर? तो ह्यूमन के केस में इसी ब्लास्टुला को हम एम्ब्रियोब्लास्ट कह देते हैं, या फिर इसी को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम। पार्चुरेशन दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी। तो डिलीवरी जब होती है उस समय पार्चुरेशंस के लिए, डिलीवरी करने के लिए, है ना, सिग्नल्स या रिफ्लेक्स क्रिएट होता है ना, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन होता है। और जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है वो खुद ही रिस्पॉन्स करता है पार्चुरेशंस के लिए। तो इस सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कह देते हैं। ठीक है, और ये रिफ्लेक्स जो है ये 2 तरीके का होता है। न्यूरल रिफ्लेक्स, है ना, जो कि नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ हार्मोनल। तो हार्मोन में अगर बात करें तो हमारा ऑक्सीटोसिन आ जाता है ना, ऑक्सीटोसिन आ जाता है।
और इसके साथ साथ जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है वो भी सिग्नल्स प्रोवाइड करता है या सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं फॉर पार्चुरेशंस। तो देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्लेसेंटा ओनली, प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, या फिर फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस से पार्चुरेशंस के लिए सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं, और ये जो सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं जिससे एक रिफ्लेक्स बनता है, और इस रिफ्लेक्स को हम फॉरग्यूशन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, फॉरग्यूशन रिफ्लेक्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस आर, आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं, मोनोजाइगोटिक, आइसोजाइगोटिक, बाईजाइगोटिक, या फिर ऑल ऑफ दिस। नॉर्मली क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है ना, फ्यूज़न करते हैं। मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्लीवेज होता है ना, फीटस बनने के लिए अब क्या होता है, जाइगोट में क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद आपका मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुलेशन, ये सारी स्टेजेस आती हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ, जब क्लीवेज स्टार्ट हुआ तभी ये जाइगोट स्प्लिट हो गया और 2 जाइगोट बना लिए, और ये दोनों ही जाइगोट फर्दर क्लीवेज करके 2 अलग अलग फीटस का फॉर्मेशन कर लिया, है ना, 2 अलग बेबीज का फॉर्मेशन कर लिया। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ये कैसे हुए, एक ही जाइगोट से बने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक एंड आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, क्लियर। लेकिन एक और केस है, अगर कभी ऐसा हुआ ओव्यूलेशन के दौरान, ह्यूमन फीमेल में ओव्यूलेशन के दौरान 2 ओवम प्रोड्यूस हुए और एक टाइम के एजाकुलेशन में मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, है ना। तो इन दोनों ही ओवम को, ये दोनों सेकेंडरी oocyte हैं जिन्हें हम ओवम कहते हैं, इनको 2 अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, 2 अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया और 2 अलग अलग जाइगोट बने, है ना। और इन दोनों जाइगोट ने फर्दर क्लीवेज किया और न्यू फीटस का फॉर्मेशन कर लिया, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, देखिए स्पर्म भी अलग है और आपके ओवम भी दोनों अलग अलग हैं। तो ये कैसा हुआ, डाइजाइगोटिक एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, क्लियर, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये 2 केस होते हैं, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस एंड मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन कभी एक केस और हमें देखने को मिलता है, देखिए, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ उसी टाइम पे जब क्लीवेज हो रहा था, उस समय जो जाइगोट था ये कम्प्लीटली स्प्लिट ना होकर कहीं ना कहीं से ये जॉइंट रहा, ठीक है, या कहीं से भी जॉइंट हो सकता है इस तरीके से, है ना। अगर इस फॉर्म में ये जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर 2 जाइगोट बने, लेकिन वो जाइगोट कैसे हैं, एक दूसरे से जॉइंट हैं और फर्दर इनका डेवलपमेंट हो गया, अलग अलग 2 फीटस का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन वो दोनों ही फीटस क्या हुए, वो दोनों ही फीटस कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच रहे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम मोनोजाइगोटिक कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं। ये भी एक ही जाइगोट से बन रहे हैं तो हम इसे मोनोजाइगोटिक कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं, मोनोजाइगोटिक। अगर आपसे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस पूछा जाए तो ये डाइजाइगोटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
which extra embryonic membrane in humans prevents desiccation of the embryo inside the uterus। यूट्रस के अंदर फीटस है ना, और फीटस जो है वो ह्यूमन की अगर बात करें तो कई तरीके की जो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उनसे कवर होता है ना। जो हमारा ये फीटस है ये अंदर की तरफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जहाँ पर एमनियन फ्लूइड होता है ना। और उसके बाद यहाँ पर आपका योक सैक होता है, फिर आपकी एलेंटोइस होती है ना। और सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, सबसे आउटर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है दैट इज़ कोरियन, है ना, वो क्या होती है, कोरियन। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो एम्ब्रियो है या जो फीटस है उसको डेसिकेशन से, उसको बाह्य आघातों से, रेडिएशन से कौन प्रिवेंट करता है, कौन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रिवेंट करती है, कोरियन, एलेंटोइस, योक सैक या फिर एमनियन। तो ह्यूमन की केस में यही आपकी 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एमनियन, है ना। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। ऑक्सीटोसिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और प्रोलैक्टिन, इनके फंक्शन कॉलम सेकेंड में दिए गए हैं जिनसे आपको मैच करना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर पेन, है ना। लेबर पेन के दौरान यूट्रस की मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस में, जो हमारी पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, ये ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करती है या प्रोडक्शन करती है, या हम कह सकते हैं सिंथेसिस करती है। उसके बाद जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ये यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आकर स्टोर होता है ना। ये बाया जो है न्यूरल रिफ्लेक्स होते हैं, नर्व होती हैं, उन्हीं के थ्रू ये यहाँ पर आकर स्टोर होता है, और ये ड्यूरिंग पाचुरेशन इसको रिलीज करता है। कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि हमारे यूट्रस की जो सेकेंड लेयर है दैट इज़ मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन, है ना। अगर कभी आपसे पूछा जाए ओव्यूलेटरी मेन हार्मोन क्या है, तो आपका LH है। ओव्यूलेशन के दौरान मेनली हमारे 2 हार्मोन्स वर्क करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, एंड प्रोलैक्टिन लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, है ना। चाइल्ड बर्थ के बाद जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, उस प्रोसेस को हम लैक्टिनेशन कहते हैं। तो मिल्क इजेक्शन के लिए या मिल्क फॉर्मेशन के लिए हमने 2 अलग अलग हार्मोन आपको बताए थे। तो मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सो अब आप यहाँ से मैच कर लीजिए, आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, A4, B3, C1 एंड D2। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज इन विच पेशेंट हियर्स बेल इन द नॉइजी प्लेस। द डिजीज इन विच पेशेंट, है ना, हियर्स बेल इन द नॉइजी प्लेस, है ना। एक पेशेंट है जिसको कौन सी डिजीज़ है जो कि वो नॉइजी प्लेस यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है वहाँ भी वो सुन सकता है। तो उसे क्या है, मेनिनर्स डिजीज़, एकॉस्टिक
न्यूरोमा, प्रेस्बी एक्यूसिस, या फिर ग्लोमस ट्यूमर, या फिर उसको क्या है, दैट इज़ ओटोस्क्लेरोसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस से पूछने के, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, आप क्वेश्चन को जितना ज़्यादा नोट करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हम जब चीज़ों को राइट करते हैं ना, तो ये चीज़ें हमारे माइंड में इम्प्रिंट होती रहती हैं, और जब इम्प्रिंट हो जाती हैं तो इम्प्रिंट हो जाने के कारण हमारे माइंड को काफ़ी समय तक चीज़ें याद रहती हैं। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, वैसे हमको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को हमने कहीं ना कहीं नोट किया था। तो प्लीज़ सभी लोग क्वेश्चंस को नोट करके प्रैक्टिस किया करिए, भले आप 1 लाइन में नोट करिए, है ना, बट आप क्वेश्चन को नोट करें और उसका वहाँ पर आंसर भी नोट कर लिया करें। एक बहुत अच्छा तरीका होता है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करने का। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना भी लॉन्ग हो, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को डिकोड करते रहना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, अ 45 years old मैन इनिशियली डेवलप्ड इरिटेशन इन द राइट ईयर, है ना, राइट ईयर में उसे क्या हो रहा है, इसका सपोज करिए ये राइट ईयर है, एक बार राइट ईयर को बना लेते हैं, है ना। देखिए ये आपका इस तरीके से, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यहाँ पर ये आपका कॉक्लिया अपरेटस है, और यहाँ पर ये आपका वेस्टिबुलाई है, ये आपका मिडिल ईयर है ना, ये स्टिचियन ट्यूब है, ये एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल है, एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल है, और ये आपका ऑरिकल है, या जिसे हम ईयर पिन्ना कह देते हैं, जो साउंड वेव को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो पेशेंट को देखिए क्या है प्रॉब्लम, राइट ईयर फॉलोड बाय डिक्रीज हियरिंग, है ना। हियरिंग क्या है, हियरिंग के लिए हमारा जो दैट इज कॉक्लिया ऑपरेटस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉर्टी ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ही वॉज फाउंड टू हैव बेट न्यूज़ पेपर और ब्लॉटिंग पेपर लाइक मॉस, है ना, उसने अपने एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल में उसे बेट न्यूज़पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर का एक टुकड़ा मिला है ना, बेट। तो आप बताइए द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेटिव एजेंट, जो ये इसकी एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पर उसको बेट न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला है ना, तो उससे इरिटेशन हो रहा है, उसका हियरिंग प्रॉब्लम है ना, वो अच्छे से सुन नहीं पा रहा है, उसकी हियरिंग डिक्रीज हो रही है। तो उस पेशेंट को इनमें से कौन सी डिजीज़ है, ओटोमाइकोसिस है, या फिर स्टैफिलिस ऑरियस है, या फिर एक्जोस्टोसिस है, या फिर एस्परजिलस है। यहाँ पर आपको डिजीज़ ना देकर क्या पूछा गया है, कॉजेटिव एजेंट, है ना, कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है। यहाँ पर कौन सा कॉजेटिव एजेंट हो सकता है, तो अगर कोई भी वेट पेपर है ना, वेट न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर है, या हमारे पास आप सपोज़ करें कि गीली लकड़ी है ना, काफ़ी समय से बरसात में पड़ी हुई गीली लकड़ी है, तो उस लकड़ी पे बरसात के टाइम जो गीली लकड़ी होती है वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ फंजाई ग्रो कर जाते हैं, है ना, वहाँ पर कुछ फंजाई ग्रो कर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही केस हुआ है उसके ईयर में, जो वेट पेपर्स था, जो वेट न्यूज़पेपर्स था, वो कैसा था, गीला था, और उसकी एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल में जाकर फंस गया था, है ना, जिससे उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी, और क्या था, इरिटेटिंग हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर अब आप अच्छे से निकाल पाएंगे, जो आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये आपका बैक्टीरिया है ना, ओटोमाइकोसिस और एक्जोटोसिस ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम फंजाई की बात करें तो क्या है, दैट इज़ एस्परजिलस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एस्परजिलस। तो इस तरीके से आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना था। यहाँ पर कौन सा फंगस है तो आपको तुरंत पता चल जाता है, एस्परजिलस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किन टिश्यूज से होता है,
ओनली ट्रोफोब्लास्ट, ओनली एलेंटोइस, ट्रोफोब्लास्ट एंड मेसोडर्म, या फिर बोथ एंड ए एंड सी, या फिर बोथ ए एंड सी। चलिए आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड। चलिए देखिए, फिर से हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझेंगे। सपोज करिए ये हमारे पास स्पर्म है ना, मेल गैमिट्स, और ये हमारा फीमेल गैमिट्स है। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट के बाद क्लीवेज हुआ, है ना। जाइगोट के बाद क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, और क्या बना, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कि 8 to 16 सेल की है, जिसे हम मारुला कहते हैं, ठीक है। मारुला के बाद क्या बनता है, दैट इज आपका ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो है एक होलो स्ट्रक्चर से, जिसे हम ह्यूमन के केस में ब्लास्टोसील या एम्ब्रियोब्लास्ट कह देते हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट के बाद क्या बनता है, दैट इज गैस्ट्रुला, है ना। गैस्ट्रुला में मेन 3 इवेंट्स होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, एंड यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। सेल का मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होता है, यहाँ पर ऑर्केंटेरान का फॉर्मेशन होता है ना। ये कई सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। जो हमारे पास ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट में 2 तरीके की सेल्स होती हैं। जो अंदर की तरफ सेल्स होती हैं, इन्हें हम इनर सेल मॉस कहते हैं, ICM। यही जो इनर सेल मॉस हैं, ये स्टेम सेल्स होती हैं, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा को छोड़कर कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट है, इसमें बाहर की तरफ, ठीक है, आउटर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो यही जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं, यही प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। क्लियर। तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं, ये क्या बनाएंगी, प्लेसेंटा। और आप एक बात याद रखेंगे, ये मदर का बूम है ना, और इसमें ये आपका फीटस है। जो फीटस है, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड, है ना। प्लीज़ बी अटेंटिव। फीटस एंड और क्या प्रेजेंट है, अम्बिलिकल कार्ड। जो फीटस है उससे जो अटैच है, इसे हम अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसे क्या कह रहे हैं, दैट इज प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है, ये मैटरनल टिश्यू एज वेल एज फीटल टिश्यू से बना होता है। लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये ओनली फीटल टिश्यू से बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो प्लेसेंटा है वो मैटरनल टिश्यू एज वेल एज फीटल टिश्यू से बना होता है, लेकिन जो फीटस की अम्बिलिकल कार्ड होती है, जो ये यहाँ से ज्वाइंट होती है ना, अम्बिलिकल कार्ड फीटस से अटैच होती है यहाँ तक। तो इसको जो अम्बिलिकल कार्ड है, ये ओनली फीटल टिश्यू से बनी होती है। मैटरनल टिश्यू की बात करें अगर प्लेसेंटा में, तो जो एंडोमेट्रियम की डेसिडुअस, एंडोमेट्रियम में भी फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। तो एंडोमेट्रियम की जो डेसिडुअस सेल्स होती हैं, वही प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। क्लियर। और फीटस की अगर बात करें, तो फीटस की कौन सी सेल, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पर आपसे टोटली क्या पूछा गया था, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, तो ओनली ट्रोफोब्लास्ट बताएंगे, है ना। इसके साथ साथ अगर कभी आपसे मैटरनल टिश्यू दिया रहे, तो ये भी आपका करेक्ट है। मैटरनल टिश्यू में डेसिडुअस सेल्स होती हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनमें से कौन सी लेयर का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है। एक्टोडर्म लेयर, मेसोडर्म, इंडोडर्म, बोथ ए एंड सी।
तो हमने अभी आपको बताया गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल्स का मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। ट्रोफोब्लास्ट में अंदर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट थी जिन्हें हम इनर मॉस सेल्स कहते थे, इनर सेल मॉस, या इसी को हम स्टेम सेल कह देते हैं। यही स्टेम सेल एक्सेप्ट प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होल फीटस का फॉर्मेशन करता है। तो जो ये इनर सेल मॉस या जो ये आईसीएम है ना, इनर सेल मॉस जो है, इसकी जो सेल्स हैं यही 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। क्या? 3 जर्म लेयर्स, जिनमें सबसे पहले किस सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज इंडोडर्म का। ठीक है, सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है? इंडोडर्म। उसके बाद आपकी एक्टोडर्म बनती है और सबसे लास्ट में आपकी मेसोडर्म बनती है। तो प्राइमरी लेयर क्या है? इंडोडर्म, सेकेंडरी एक्टोडर्म एंड टर्सरी मेसोडर्म। सो यहाँ पर आपसे फर्स्ट पूछा गया है, प्राइमरी की बात हो रही है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which part of a sperm enters into an ovum during fertilization। जब ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो स्पर्म का कौन सा पार्ट ओवम में इंटर करता है? हेड, टेल, होल ऑफ इट, या फिर मिडिल पीस, चलिए बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका स्पर्म है ना, फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है, तो बताइए कौन सा पार्ट इंटर करता है। तो हमने आपको बताया था ह्यूमन के केस में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमन के केस में जो स्पर्म है जब फर्टिलाइजेशन करने जाता है तो कंप्लीट स्पर्म है ना, होल स्पर्म ओवम में इंटर कर जाता है। लेकिन अगर बात हम इंसेक्ट्स या एम्फीबियंस की बात करें जैसे फ्रॉग की, तो फ्रॉग में ये फ्रॉग का ओवम है और ये फ्रॉग का स्पर्म है, तो फ्रॉग में स्पर्म का केवल हेड पार्ट इंटर करता है, इसकी टेल बाहर रह जाती है। ठीक है, तो ये फ्रॉग के केस में बात है, इसे भी आप याद रखेंगे फ्रॉग के केस में। ह्यूमंस के केस में स्पर्म का जो पूरा स्पर्म है वो ओवम के अंदर इंटर कर जाता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फोल ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय द स्पर्म टेक प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? देखिए ये हमारा यूट्रस है ना, ये यूट्रस है, यूट्रस का जो ये इंड होता है इसको हम सर्विक्स कहते हैं, और ये हमारी 2 फैलोपियन ट्यूब है ना, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, क्लियर। एंड ये क्या है, दैट इज ओवरी, ये ओवरी है जहाँ से ओवम रिलीज होगा। जब ओवम रिलीज होता है तो जो हमारी ओविडक्ट है ना, जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, एम्पुला, ठीक है, एंड इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम में जो ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये क्या है, दैट इज फिम्बरी। इन्हीं फिम्बरी में, ये फिम्बरी है, यहाँ पर इस तरीके से पोर होता है, और यही फिम्बरी जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो इन्हीं पोर के थ्रू फिम्बरी में होकर ये हमारी ओविडक्ट में ओवम आ जाता है। जो ओविडक्ट है ये सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, जिससे जब ओवम यहाँ पर आएगा तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर पाएगा। जो सीलरी मूवमेंट होता है या फ्लेचरल मूवमेंट, ये 1 वे मूवमेंट होता है, ये भी आप बात याद रखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर ओवम रिलीज होगा ओवरी से तो ये फिम्बरी ओवम को कलेक्ट करके एपिथेलियल सेल्स जो हैं, सीलिएटेड जो सेल्स है, इनकी हेल्प से ओवम यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज एम्पुला में। ठीक है, एम्पुला रीजन में। और उसी टाइम पर जब दैट इज यहाँ पर स्पर्म का एजुकुलेशन होगा तो यहाँ से स्पर्म मूव करते हुए यहाँ पर स्पर्म भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म भी आ जाएगा और इसी जो हमारा ओविडक्ट का जो एम्पुला रीजन है ना, एम्पुला ऑफ ओविडक्ट जो है, इसी रीजन में स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन सभी को रटा हुआ होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। लेकिन अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन दे दिया जाए
जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, तो ये भी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जंक्शन की बात नहीं की, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सिंपली बताएंगे एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीमिक्सिस इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म विथ एग, नो फ्यूजन, या फ्यूजन ऑफ डिप्लॉयड सेल। तो एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं बताइए, एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं? जब मेल स्पर्म फीमेल ओवम को फर्टिलाइज करने जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि जो स्पर्म है ये होल स्पर्म ओवम के अंदर इंटर कर जाता है। यहीं पर ओवम का न्यूक्लियस, ठीक है, ओवम का न्यूक्लियस एंड जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये दोनों ही न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं, ये दोनों ही न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाते हैं। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होता है ना, जो स्पर्म है ये हेप्लॉयड होता है, जो ओवम है ये भी हेप्लॉयड है। तो दोनों के न्यूक्लियस का जहाँ पर फ्यूज़न होता है ना, और फ्यूज़न के बाद जो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, इन सारी स्टेजेस आती हैं, यही होता है ना। तो जब मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं, इसी को हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म विथ एग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटी फर्टिलाइजिन इज प्रेजेंट ऑन। एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ प्रेजेंट होती है? स्पर्म में प्रेजेंट होती है, स्पर्म में प्रेजेंट होती है या फिर ओवम में? बताइए, स्पर्म में प्रेजेंट होती है या फिर ओवम में? देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, स्पर्म का कैपासिटेशन होता है ना, ये सारी वहाँ पर प्रोसेस होती हैं। तो जो ओवम है इस पर फर्टिलाइजिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स के सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवम की जो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? ऊलेमा, है ना, या इसी को हम विटिलाइन मेम्ब्रेन कह देते हैं, इसी को हम विटिलाइन मेम्ब्रेन कह देते हैं। तो इसी जो ओवम है हमारा, ओवम की जो मेम्ब्रेन है, इस पे प्रोटीनिशियस कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम फर्टिलाइजिन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? प्रोटीन होती हैं फर्टिलाइजिन। यानी कि स्पर्म जो ओवम है ये स्पेसिफिक होता है कि ये अपनी स्पीसीज के स्पेसिफिक स्पर्म से ही फर्टिलाइज होगा। तो यही जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, यही इनके स्पेसिफिक होने को डिटरमाइन करती हैं, डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। ठीक है, कि जो स्पर्म है ये इसी स्पीसीज का है, ये इसको फर्टिलाइज कर सकता है या नहीं। तो इसका काउंटर के लिए इसके पास, स्पर्म के पास तो फिर इसी टाइप की जो है प्रोटीन्स होना चाहिए, है ना। तो इसके पास क्या होती है? स्पर्म के पास दैट इज एंटी फर्टिलाइजिन, इसके पास एंटी फर्टिलाइजिन होती है, और ओवम के पास फर्टिलाइजिन प्रोटीन्स के सिग्नल्स होते हैं या कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग, टेल, ओवम या फिर स्पर्मेटोजोआ। बताइए, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म को ही हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, स्पर्म को ही हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटिड्स के बाद जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम स्पर्मेटोजोआ कह देते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैपासिटेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिए। कैपासिटेशन ये स्पेलिंग है आपकी, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिए। कैपासिटेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, वास डिफरेंस, वास इफरेंस या फिर वेजाइना, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैपासिटेशन कहाँ होता है? जो ये फीमेल का यूट्रस है ना, जब यहाँ पर स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, जब स्पर्म ट्रेवल करके यहाँ पर एम्पुला रीजन में आते हैं,
है ना, यहाँ पर एम्पुलर रीजन में आते हैं। इसी दौरान जो स्पर्म में मॉडिफिकेशंस होते हैं, इसके हेड में जो चेंजेस होते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, उसी प्रोसेस को हम जनरली कैपेसिटेशन कह देते हैं। तो कैपेसिटेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है? दैट इज फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज अवेयर दैट द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यूज सपोर्ट अ डायग्नोसिस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस के लिए डायग्नोसिस करना है लैब में, है ना, तो वहाँ पर जो आपकी लेबोरेटरी वैल्यूज़ है वो कितनी होनी चाहिए? क्या है देखिए, मायोग्लोबिनूरिया सॉरी कीटोनूरिया, पायूरिया, लो व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। तो क्या होगा बताइए यहाँ पर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पायूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ फीमेल क्लाइंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर, है ना, एक आपके पास फीमेल पेशेंट है, उसे क्या है? क्रोनिक रीनल फेलियर है, इज रिसीविंग आ हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट, है ना, और उसने क्या किया? हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट हुआ। आफ्टर हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट के बाद नर्स सारका नोस दैट द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस क्या होगा? हिमेटोयूरिया, वेट लॉस, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट या फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जब उसे क्रोनिल रीनल फेलियर है ना, तो इसमें क्या हो रहा है? उसका जो रीनल फंक्शन है वो लॉस हो गया है ना, रीनल फंक्शन जो है वो लॉस हो गए हैं, इसलिए उसमें इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स का भी अच्छे से सिक्रीशन नहीं हो रहा है। उसका सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड का भी फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा अच्छे से, है ना, तो इंक्रीज तो होगा नहीं ब्लड प्रेशर, है ना, क्योंकि ब्लड का तो फॉर्मेशन नहीं अच्छे से हो रहा है, क्योंकि उसका जो रीनल का जो फंक्शन है, नेफ्रॉन के जो फंक्शन है उनका लॉस हो गया है ना। और क्या होगा? इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट भी इंक्रीज नहीं होगा। हिमेटोयूरिया भी उसे नहीं होगा, है ना, उसकी जो यूरिन है उसमें ब्लड नहीं आएगा, है ना, लेकिन क्या होगा? वेट लॉस, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है ना, न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेफ्रॉन का फंक्शन लॉस हो गया है, नेफ्रॉन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट में क्या होगा? उसका वेट लॉस, है ना, ये उसके ज़्यादा चांस है वेट लॉस होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नर्स लिली इज असेसिंग आ मेल क्लाइंट डायग्नोसिस विथ गोनोरोइया, है ना, क्या है उसे? गोनोरोइया है। विच सिम्टम मोस्ट लाइकली प्रम्पटेड द क्लाइंट टू सीक मेडिकल अटेंशन। बताइए, वहाँ पर उससे कॉमनली जो है जो उसके सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? रसेस ऑन द पॉम्स ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट, या फिर कॉलीफ्लावर लाइक वार्स ऑन द पेनिस, या फिर पेनफुल रेड पैपुलस ऑन द सॉफ्ट ऑफ द पेनिस, या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस। सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? पाम्स एंड हैंड्स में हमें किसी तरीके का कोई रसेस देखने को नहीं मिलेगा। कॉलीफ्लावर लाइक वार्ड्स ऑफ द पेनिस की बात करें तो ये पैपिलोमा वायरस के थ्रू होता है ना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को क्या है? दैट इज गोनोरोइया। पेनफुल रेड पेपल्स ऑन द सॉफ्ट ऑफ द पेनिस, या फिर आप ये बताएंगे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज ऑफ द पेनिस। तो इसमें पेशेंट को जो है, पेशेंट उसकी पेनिस से कुछ सब्सटेंस डिस्चार्ज होने लगते हैं जिसमें जो है फाउल की तरह स्मेल आती है
है ना, जो फाउल्स होती हैं उनकी तरह स्मेल्स आने लगती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और इसमें पेशेंट को काफ़ी पेनफुल यूरिनेशन भी होता है। नेक्स्ट देखिए, नर्स पेटे इज रिवीनिंग द रिपोर्ट ऑफ अ क्लाइंट्स रूटीन यूरिनेलाइसिस which value should the nurse consider abnormal, है ना। तो वो इसमें से यूरिन की कौन सी कंडीशन एबनॉर्मल डिकोड करेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.03, यूरिन पीएच ऑफ 3.0, या फिर एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, या फिर एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। बताइए। तो उसने यूरिन एनालिसिस किया है ना, रूटीन यूरिन एनालिसिस किया है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ जो यूरिन का पीएच है ना, यूरिन का जो पीएच होता है दैट इज़, अगर नॉर्मली हम यूरिन की पीएच की बात करें तो ये 4.5 to 8 तक होता है, ठीक है, 8। लेकिन यहाँ पर हमें जो यूरिन का पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीएच जो यूरिन का होगा वो 3.4 देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, अ फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, है ना, क्या है उसे, क्रोनिक रीनल फेलियर है। नर्स जूलियन नोनेस दैट दिस डिसऑर्डर इंक्रीज द क्लाइंट्स रिस्क ऑफ, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें से ऐसा रिस्क है जो इंक्रीज, चीज़ें इंक्रीज होने पर उसको उस चीज़ का रिस्क रहेगा। ध्यान रखना, आपको इंक्रीज पूछा गया है यहाँ पर। वाटर एंड सोडियम रिटेंशन सेकेंडरी टू सीवियर डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या फिर डिक्रीज सीरम फास्फेट लेवल सेकेंडरी टू किडनी फेलियर एंड इंक्रीज्ड सीरम कैल्शियम लेवल सेकेंडरी टू किडनी फेलियर, या फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस सेकेंडरी टू रिटेंशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वाटर एंड सोडियम रिटेंशन सेकेंडरी टू सीवियर डिक्रीज इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखिए क्या हो रहा है, क्रोनिल जो रीनल है ना, जो नेफ्रॉन है वो फेल हो गए, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो चीज़ों का, सोडियम का, वाटर का, जो इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है, रिटेंशन सेकेंडरी मीन्स जो इनका रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगेगा, जिससे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a female client requires hemodialysis, which of the following drugs should be withheld before this procedure? क्या देंगे, फॉस्फेट बाइंडर्स, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, या फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, या फिर ग्लाइकोकार्डियोसाइड्स। एक फीमेल है ना, जिसको हीमोडायलिसिस की रिक्वायर है, दैट मीन्स उसका जो नेफ्रॉन्स हैं, किडनीज हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले आप पेशेंट को कौन सी ड्रग्स देंगे, बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स देंगे, है ना, क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत जनरली कॉमनली आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप काफ़ी ध्यान से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ क्लाइंट कम्स टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, डिसयूरिया एंड जेनाइटल इरिटेशन। एक पेशेंट है जिसने आपको क्या बताया, उसको जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है ना, और डिसयूरिया भी है, उसे जेनाइटल इरिटेशन हो रहा है, सस्पेक्टिंग आ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, है ना,
डॉक्टर स्मिथ ऑर्डर्स डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द वेजाइनल टेस्ट, और उन्होंने डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया है, उसके वेजाइनल डिस्चार्ज को टेस्ट करने के लिए आपको सजेस्ट किया है ना। फिच सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मस्ट बी रिपोर्टेड टू द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। आपको बताना है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हो सकती है, क्लेमाइडिया, गोनोरोइया, जेनाइटल हर्पीस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत जनरली आपको पता भी होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट को क्या है, दैट इज गोनोरोइया डिजीज है उसे। अब बताना गोनोरोइया डिजीज वायरस के थ्रू होती है या फिर बैक्टीरिया के थ्रू। हम देखना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताना। जो गोनोरोइया है ये वायरल डिजीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके साथ साथ आप हमें इसका कॉजेटिव एजेंट भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स पेप्पी इज रिवेनिंग, है ना, नर्स इज पेप्पी रिवेनिंग अ क्लाइंट्स फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड, है ना, फ्लूइड इनटेक और आउटपुट का उसने रिकॉर्ड लिया। फिर क्या बताया, फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट शुड बी रिलेटेड इन विच वे। जो उन्होंने रिकॉर्ड लिया है उसमें आपको बताना है फूल इनटेक, ठीक है, जो उसका फ्लूइड इनटेक है और जो यूरिन आउटपुट है ये किससे रिलेटेड है। फ्लूइड इनटेक शुड डबल द यूरिन आउटपुट, फ्लूइड इनटेक शुड बी अप्रॉक्सीमेटल इक्वल टू द यूरिन आउटपुट, फ्लूइड इनटेक शुड बी हाफ द यूरिन आउटपुट, या फिर फ्लूइड इनटेक शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द यूरिन आउटपुट। बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्लूइड इनटेक शुड बी अप्रॉक्सीमेटल इक्वल टू द यूरिन आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया है कि जो फ्लूइड इनटेक है या आउटपुट है उसका रिकॉर्ड क्या है ना। तो ये कैसा होगा, यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटल इक्वल एंड यूरिन आउटपुट इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ट्राइंग द कंसीव फॉर अ ईयर अ कपल कंसल्ट एंड इनफर्टिलिटी, है ना, कपल हैं और उनको क्या है, इनफर्टिलिटी हो गई है। व्हेन ऑब्टेनिंग अ हिस्ट्री फ्रॉम द हस्बैंड, नर्स जसिका इंक्वायर्स, है ना, अबाउट चाइल्डहुड इन्फेक्शन डिजीज़। नर्स जसिका ने क्या किया, उन पेशेंट से उनके चाइल्डहुड इन्फेक्शंस के बारे में बात की कि आपको बचपन में कोई सीरियस इन्फेक्शन हुआ था क्या। विच चाइल्डहुड इन्फेक्शन डिजीज़ मस्ट सिग्निफिकेंट अफेक्ट्स मेल फर्टिलिटी, है ना। तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे बचपन में काफ़ी सीरियस इन्फेक्शंस हुए थे, है ना, वो इन्फेक्शन इनमें से कौन सा है जिसने कपल्स की, जो मेल कपल है उसकी मेल फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। चिकन पॉक्स, मिसेल्स, मप्स या फिर स्कारलेट फीवर, या फिर स्कारलेट फीवर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मप्स, है ना। जो मेल है ना, जो मेल कपल है, मेल कपल के चाइल्डहुड में कभी इसका सीवियर इन्फेक्शन हुआ, है ना, जिससे क्या हुआ, जिससे उसको ऑर्चिड्स की प्रॉब्लम हो गई। क्या, आर्चिड्स, आर्चिड्स दैट मीन्स उसके जो टेस्टिस हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए, तो उसे आर्चिड्स की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेल क्लाइंट comes to the emergency department complaining of the sudden onset of sharp severe pain in the lumbar region, है ना, उससे लंबर रीजन में क्या हो रहा है, उसके लंबर रीजन में सीवियर पेन हो रहा है, which radiates around the side of toward the bladder, है ना, और वो जो उसका पेन है वो ब्लेडर की तरफ बढ़ता है ना, जो यूरिनरी ब्लेडर है उस तरफ क्या होता है, बढ़ता है। द क्लाइंट आल्सो रिपोर्ट्स नोजिया एंड वोमिटिंग एंड अपीयर्स पेल, डायफ्रोटिक एंड एनॉक्सियस। ये सारे सिम्टम्स क्लाइंट को हैं। द फिजिशियन टेंटिवली डायग्नोस्ड रीनल कैलकुलाई,
डॉक्टर ने क्या किया, उसका रीनल कैलकुलाई है ना, यानी कि स्टोन्स का टेस्ट किया एंड ऑर्डर फ्लैट प्लेट एब्डोमिनल एक्सरे, और उसको फ्लैट प्लेट एब्डोमिनल एक्सरे करने के लिए कंसल्ट किया। रीनल कैलकुलाई कैन फॉर्म एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना, रीनल कैलकुलाई कैन फॉर्म एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकती है। तो आपको बताना है ये जो रीनल कैलकुलाई है, व्हाट इज देयर मोस्ट कॉमन फॉर्मेशन साइट। तो इनमें से ये जो रीनल कैलकुलाई का फॉर्मेशन हुआ है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहाँ पर हुआ है, किडनी में, यूरेटर में, ब्लेडर में या फिर यूरेथ्रा में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफ़ी लॉन्ग होंगे। आपको ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए होते हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को देखकर कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। लंबर रीजन में पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है ना। जो पेन है वो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ बढ़ता है ना। जब पेन होता है तो उसे फील होता है कि ये धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ पेन बढ़ रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में दी रहती है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करने की रिक्वायर होती है ना। आप अच्छे से क्वेश्चन को डिकोड करें। तो आप बात हो रही है आपके क्या, दैट इज़ लंबर रीजन में उसका सीवियर पेन होता है ना। जब लंबर रीजन में, ये उसका लंबर रीजन है ना, लंबर रीजन में सीवियर पेन होता है तो यही लंबर रीजन में ही हमारी किडनी लोकेटेड होती है ना। 2 पेयर्स जो किडनी है वो इसी लंबर रीजन में होती है। तो जो कैनिकुलाई जो टेस्ट किया है, रीनल कैलकुलाई या जो किडनी स्टोन को टेस्ट किया है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, दैट इज़ हमारे नेफ्रॉन्स में। सो यहाँ पर आप बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से अपना आंसर फाइंड आउट कर पाए होंगे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो ये थे आज की आपकी क्लास के टोटल 25 क्वेश्चंस, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईयर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप ईयर डिसऑर्डर्स को अच्छे से पढ़ना, ईयर एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अभी आपने प्रीवियस ईयर क्या प्रैक्टिस सेट लगाए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, तो आपने देखा कि आपके मेन सब्जेक्ट से कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन है, जैसे इस तरीके के हम लॉन्ग क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। चलिए आप अच्छे से पढ़ें, सारे क्वेश्चंस को नोट करके बार बार प्रैक्टिस करें और बेहतरीन करने का हर वक्त प्रयास करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।